फर्स्ट मैं ले रहा हूं पीस वाइज फंक्शन का मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ मॉड ऑफ एक्स। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब ये नहीं कि मॉड ऑफ एक्स ही होगा। मॉड्यूलस मतलब है जिन फंक्शंस के अंदर, जिन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के अंदर मॉड्यूलस अप्लाई किया हुआ उन्हें उन सबका मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन है उन सब पे अगर मॉड अप्लाई कर देंगे तो वो मॉड्यूलस फंक्शन बन जाएगा। लेकिन इन जनरल कंडीशन हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स के बारे में, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स के बारे में बात करूँ तो इस मॉड का मीनिंग क्या है वो मीनिंग समझना, ठीक है। देखो मॉड एक इस टाइप का फंक्शन है कि इसके अंदर कुछ भी पुट करो। कुछ भी पुट करने का मतलब क्या है, दो ही चीज़ें हमारे पास में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक जीरो है, ठीक है। तो कुछ भी पुट करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पॉजिटिव पुट करूं तो भी और नेगेटिव पुट करूं तो भी वैल्यू क्या आती है, आउटपुट ऑलवेज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। वो आउटपुट पॉजिटिव क्यों बनता है, इसकी डेफिनेशन पर डिफाइन होता है वो। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर x ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन क्या रहेगा, x की तरह बिहेव करेगा। और अगर x जो है वो लेस देन जीरो है तो फंक्शन माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा। समझ में आई बात, क्या कहा इसमें, इफ f of x equals to mod of x then x when x is greater than or equals to 0 then function behave like x, or x is less than 0 then function behave like a minus x, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज मैंने इसमें 1 पुट किया तो 1 पुट करने पे क्या है, x की तरह, यानी कि जो पुट किया वही रहेगा। 2 पुट किया 2 आएगा, 3 पुट किया 3 आएगा। -3 जब पुट करूंगा तो -3 कहाँ पुट करूंगा, मैं इसमें पुट करूंगा ना -3। तो इसमें जब x की जगह -3 पुट किया मैंने तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो इसके ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। देखो टेबल बनाते हैं भाई, कोई शर्म वाली बात नहीं है, बना के देख लो, कोई परेशानी नहीं है इसमें, लेकिन बस चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखो x और y, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो 0 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट की है तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करता हूँ, 0 और 0 से ग्रेटर देन पुट करता हूँ तो हमें ये काम में लेना है। ये पीस वाइज फंक्शन, समझ आ रहा है ना, पीस वाइज क्यों हुआ, क्योंकि इस फंक्शन को मैंने 2 पीसेस में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू जब मैं 0 1 2 यानी कि पॉजिटिव पुट करता हूं तो हम ये काम में लेंगे, ठीक है। 0 1 2 2, ठीक है। अब देखो नेगेटिव पुट कर लेते हैं कुछ वैल्यूज, तो मैंने जब -1 पुट करता हूं तो -1 पुट करने पर ये फंक्शन मेरे लिए काम आएगा, ठीक है। तो -1 यहाँ जब यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह -1 जाकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 पुट करने पर 1 आ गया, -2 पुट करने पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब पहले ध्यान दिमाग में ये आ रहा होगा भाई नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, क्वाड्रेटिक के अंदर भी तो यही हो रहा था जब हम एक्स स्क्वायर की बात कर रहे थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का है, वहां पर 0 और 1 के लिए वैल्यू सेम थी, लेकिन उसके बाद वैल्यू क्या हो रही थी, उसकी स्क्वायर होती चली जा रही थी। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर नहीं हो रही ना, यहाँ कितनी है, उतनी की उतनी वैल्यू है। -2 पुट किया तो -2 का प्लस हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहा, सेम ही रहा उसका, ठीक है। ऐसे ही -3 पुट करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि देखो जब अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि एक तो ये लाइन दिखाई दे रही है मुझे y = x की, ये y हो गया ना, इसको मैंने y ले लिया। एक लाइन क्या दिखाई दे रही है मुझे y = x की, कब, जब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, ये रही x की वैल्यू पॉजिटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करते हैं तो y = x, y = x का मीनिंग क्या हो गया कि 45 डिग्री एंगल के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, स्लोप हुआ ना, 11th क्लास में पढ़ा है, स्लोप 1 है इसका, यानी एंगल कितना हो गया, 45 हो गया। तो इस तरीके की लाइन बना रहा है ये, ठीक है। और जब मैं नेगेटिव पुट करता हूँ वैल्यूज, तो नेगेटिव पुट करने पर जो लाइन बनेगी, यानी कि ये तो ये लाइन हो गई। और जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर रहा हूँ, x की नेगेटिव वैल्यू यहाँ है, तो x की वैल्यू नेगेटिव पुट करने पर स्लोप नेगेटिव रहेगा, तो लाइन क्या आ जाएगी, आ जाएगी, देखो इस तरीके का, ठीक है ना। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है। तो ये जो लाइन बनी वो किसकी है, y = -x की। इस तरीके से ग्राफ को रीड करना है हमें, कौन कहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ जो हम इस चीज पे ध्यान दें तो यहाँ वैल्यू इंस्टेंट चेंज हुई है ना, कि भाई इधर से आ रही थी वैल्यू और तुरंत यहाँ से चली गई, ठीक है। तो यहाँ जो बना ये क्या बन गया, एक शार्प कॉर्नर बन गया, यानी कि एक चोंच टाइप की बनेगी। यहाँ पे पैराबोला के अंदर चोंच बनी थी क्या, नहीं बनी थी, वहाँ वैल्यू धीरे धीरे नीचे आई थी, फिर धीरे धीरे ऊपर गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, एकदम से चेंज हुआ है वैल्यू, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई, ये चोंच बन गई। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, हमारे काम में आने वाली चीज है, पॉइंट है ये।
तो देखो ग्राफ समझ में आ गया इसका कि ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का जो ग्राफ रहेगा, देखो ग्राफ याद रखने वाली बात, मैं जो स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में बात करता हूँ वो क्या था, हमें ध्यान रखना कांस्टेंट के बारे में हमने क्या देखा कि पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस रहेगा चाहे किसी भी टाइप का कांस्टेंट फंक्शन हो, ठीक है, बस हमें उस वैल्यू को ध्यान रखना है जिस वैल्यू के बारे में बात हो रही है। फिर ठीक है, लीनियर फंक्शन के बारे में हमने बात की, लीनियर फंक्शन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब वो स्ट्रेट लाइन किस तरह की बनेगी वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, किस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है, स्लोप पॉजिटिव है या उसका नेगेटिव, जिसके बारे में स्ट्रेट लाइन में डिटेल में बात करके भी आ चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में बात की, तो क्वाड्रेटिक के अंदर हमने क्या देखा कि पैराबोला बनेगा, कुछ भी हो लेकिन बनेगा पैराबोला। अब वो पैराबोला के बाद हम बात करें तो उसके बारे में वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, नहीं करेगा, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा था, रूट कितने हैं, रूट 2 है तो रियल रूट है तो क्या होगा 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, अगर इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा उसको टच करके निकलेगा, और कोई भी रूट अगर नहीं है, रूट कोई भी नहीं है का मतलब ये हो गया इमेजिनरी अगर रूट है तो ना तो वो इंटरसेक्ट करेगा और ना ही उसको वो टच करने वाला है, ठीक है। तो ये बात वहां हो गई थी, लेकिन अब जब हम मॉडुलस फंक्शन के ऊपर आए तो मॉडुलस फंक्शन में हमें क्या दिखा रहा है, इसका ग्राफ ऑलवेज वी शेप में बनने वाला है, ठीक है। अब वी शेप का मीनिंग ये है कि वी शेप बनेगा। अब देखो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। नीचे कब होगा भाई, सीधी बात है, जब इसकी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है भाई, नेगेटिव पुट करने पर तो नेगेटिव आ नहीं सकता हमारे पास। इसका मतलब क्या है, इस मॉड के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो वो नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक है। इन बेसिक चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बस, ठीक है ना। बस अभी ध्यान ये रखना है कि मॉडुलस ग्राफ कैसे बनेंगे, ऊपर ऑलवेज ऊपर सॉरी वी शेप में बनेंगे मॉडुलस ग्राफ, ठीक है। अब इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो डोमेन मतलब क्या, जो मैं पुट कर सकता हूं, डोमेन मतलब जो मैं पुट कर सकता हूं, मतलब क्या क्या हम पुट कर सकते हैं। देखो जितनी भी एक्स है उस सारी एक्स की वैल्यू मैंने पुट करके देख ली, यहां से यहां तक सारी वैल्यूज के ऊपर आउटपुट आएगा हमारे पास, तो एक्स यानी कि डोमेन क्या हो गया इसका, आर हो गया। रेंज मतलब देखो क्या हो जाएगा रेंज इसका, यानी कि y कितना कवर किया इसने, y को कितना कवर किया, y को अगर इसके बारे में बात करता हूं तो पॉजिटिव कवर किया इसने, अगर नीचे की तरफ लेता तो क्या होता, नेगेटिव आता, समझ रही बात, ठीक है। तो अभी के लिए रेंज क्या लिखे हम इस पे, पॉजिटिव आर लिख देता हूं मैं, आर पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, या फिर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन ये 0 टू इन्फिनिटी जब है जब ये अपर साइड में बन रहा है, ऊपर की तरफ जब मॉड बन रहा है, ठीक है ना। नीचे की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, समझ में आ गया। मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करें, डोमेन के लिए कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है ना। अब देखो मॉडुलस की बात हमने की है तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम। मॉडुलस इनइक्वालिटीज हमें काम आने वाली डोमेन वगैरह फाइंड करने के अंदर, तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज क्या क्या हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। देखो यहाँ बता देता हूँ, वैसे मैं पढ़ाया है पूरा टॉपिक मैंने मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो फर्स्ट मॉडुलस इनइक्वालिटी, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। सेकंड था मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। थर्ड ए मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। फोर्थ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए। फिफ्थ मॉड ऑफ एक्स माइनस के भी कांस्टेंट है यहाँ पे, ग्रेटर देन ए। सिक्स्थ मॉड ऑफ एक्स माइनस के इज ग्रेटर देन लेस देन ए। फिफ्थ mod of x minus k is less than or equals to a। सेवंथ हो गई। एट्थ mod of x minus k ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसके आगे और भी है वो अभी लिखते हैं। mod of x इज ग्रेटर देन a का मीनिंग ये हुआ था कि x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस ए ओपन यूनियन ए टू इन्फिनिटी के लिए, ऐसे ही होगा। बात कर चुके हम इसके बारे में भाई ए और माइनस ए कहाँ से आया कि भाई इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए, यानी कि जो मॉड ऑफ एक्स जब इसको ओपन करेंगे दो वैल्यूज हमारे पास में आएगी, माइनस ए आएगा और एक प्लस ए आएगा, ठीक है। और इसको इस नंबर लाइन से भी ड्रॉ करके मैं सीखा था भाई, इसको अगर मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर मैं ए लिखता हूँ तो एक्स की कितनी वैल्यूज मेरे पास में है, प्लस और माइनस ए। भाई किसी एक पॉइंट के ऊपर वो 0 हो रहा है तो 2 पॉइंट होंगे, जैसे देखो अगर 1 के ऊपर 0 हुआ तो +1 पे भी और -1 पे भी वो 1 ही रहेगा, ठीक है।
तो ऐसे प्लस ए और माइनस ए हमारे पास दो पॉइंट आए, तो माइनस ए और प्लस ए नंबर लाइन प्लॉट किया, इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस। अब ग्रेटर देन साइन बोला गया है, तो ग्रेटर देन साइन यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट ये होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव के बारे में बात कही गई है तो नेगेटिव पोर्शन कौन सा हुआ, ये नेगेटिव पोर्शन हुआ। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे सॉल्यूशन बना के, तो देखो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, सॉरी लेस देन जीरो के लिए, लेस देन जीरो पे लिखेंगे तो माइनस ए टू ए, ऐसा हो जाएगा। थर्ड कंडीशन पे लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ क्या हो गया, ओनली इक्वल्स टू आ गया, तो इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ इक्वल्स टू नहीं था यानी कि वो पॉइंट हमें काम के नहीं थे, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए क्लोज यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगले वाले में लिखेंगे हम लेस देन इक्वल्स टू आ गया, तो लेस देन इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, माइनस ए से लेकर ए तक हो जाएगा भाई। बस इन सब में क्या डिफरेंस है, यहाँ इक्वल्स टू था, यहाँ इक्वल्स टू नहीं था, और यहाँ पर इक्वल्स टू है, और इक्वल्स टू का मीनिंग क्या हो जाएगा, वो पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू, अब देखो k पे डिफर हो जाएगा, तो क्या होगा, अगर मैं केवल इसको एक वेरिएबल कंसिडर करूँ पूरे का, तो a के लिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ओपन होने के बाद जब मैं k को उधर लेके आऊँ तो k ऐड हो जाएगा इसके अंदर। सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिखूँ तो क्या लिखूँगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए प्लस के, ठीक है, और यूनियन a प्लस के टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले के अंदर आते हैं, लेस देन जीरो के अंदर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस ए प्लस के, बीच वाला पार्ट आ जाएगा ओनली, जहाँ पर नेगेटिव था a प्लस के, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन आ जाएगा, यानी कि इक्वल्स टू साइन आया तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, बस ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा, यानी कि माइनस इनफिनिटी टू माइनस ए प्लस के क्लोज ब्रैकेट यूनियन a प्लस के टू इन्फिनिटी। और नेक्स्ट वाले में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस के टू ए प्लस के, ठीक है। यही सारी बातें हम कर चुके थे ऑलरेडी जब हमने इनइक्वालिटीज पढ़ा था, लेकिन 11th के स्टार्टिंग फंडामेंटल मैथमेटिक्स में पढ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इनइक्वालिटीज को रिपीट करवा दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो कंडीशंस और बाकी हैं, उनको बता देता हूँ। ये समझ में आया ना किस तरीके से फाइंड किया था, याद तो आई क्या होगा, और ध्यान नहीं आया हो तो अपनी नोटबुक निकालना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जब पढ़ाया था उसमें से इसको पढ़ते रहना। देखो 8th के बाद 9th कंडीशन जो हमने लिखी, देखो 9th कंडीशन में है कि a mod ऑफ x लाइज बिटवीन a टू b। अब लाइज बिटवीन a टू b है तो हमें क्या चाहिए कि a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। तो क्या लिखा था इसका सॉल्यूशन हमने कि x बिलोंग्स टू जो होगा वो माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी रहेगा, ठीक है। नंबर लाइन पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, देखो ए बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आएगा वो कैसा होगा, यही पोर्शन होगा ना यूज वाला, कैसे, देखो ए से ग्रेटर देन, यानी कि अगर मैं इस कंडीशन के बारे में बात करूं तो केवल और केवल ए ग्रेटर देन जीरो, यही कंडीशन आ रही ना कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए में ये कंडीशन आएगी, और मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन बी, लेस देन बी मतलब अभी थोड़ी देर के लिए मैं ए ही समझ लेता हूँ, इस चीज़ को समझ लेता हूँ। तो माइनस ए टू यानी कि माइनस बी टू बी, यानी कि एक कंडीशन ये कह रही है कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यानी कि ये पोर्शन, ए से इन्फिनिटी यानी कि ये पोर्शन, और माइनस बी टू बी लेस देन वाली कंडीशन यानी कि इस पोर्शन के अंदर क्या आ रही है यूज में, सेकंड कंडीशन काम में आ रही है। तो दोनों को जब मिक्स करेंगे दोनों कॉमन पार्ट आएगा, नहीं कि दोनों कॉमन पार्ट कौन सा बनेगा, ये पोर्शन दोनों कॉमन पार्ट बनेगा ना, ठीक है। तो यही चीज़ हमने इसमें सोल्यूशन में लिखी हुई है कि माइनस बी टू माइनस ए और यूनियन ए टू बी, ठीक है। 10th कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी कर दिया मैंने, ठीक है। तो इक्वल्स टू बी करूँगा तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए क्लोज इंटरवल आ जाएगा, बस यूनियन a टू बी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू होने के बाद। अच्छा, अब ये चीज़ और अगर हम देखें कि अगर मैंने इस x के अंदर यहाँ जैसे माइनस k किया हुआ है, अगर इसमें k किया होता तो क्या होता, इन सभी जगह पे जाके k जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता, अगर माइनस k होता तो ऐड हो जाता और प्लस k होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। इतनी चीज़ आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी बात मॉडुलस ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। समझ आई बात, डोमेन और किस तरीके से इसकी इनइक्वालिटीज हमें यूज में आएगी हम आगे जाके बात करने वाले हैं। अभी के लिए आपको ये चीज़ भी समझनी है और इन इनइक्वालिटीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीस वाइज फंक्शन की। कौन सा है नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन। अच्छा, पहले सिग्नम फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिग्नम फंक्शन जो है वो इसी की फैमिली का है,
मॉडुलस की फैमिली का। सेकंड सिग्नम फंक्शन, सेकंड मतलब पीसवाइज फंक्शन का सेकंड पार्ट, ठीक है। सिग्नम फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मॉड ऑफ x अपॉन x या फिर x अपॉन मॉड ऑफ x का, यानी किसी फंक्शन को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें, किसी के मॉडुलस के अंदर उस फंक्शन को डिवाइड कर दें, तो जो फंक्शन बनता है वो फंक्शन क्या होता है हमारे लिए, सिग्नम फंक्शन होता है। उसके लिए एक फंक्शन हमने यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x इज इक्वल्स टू x अपॉन मॉड ऑफ x है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि पीस वाइज है तो पीस होगा, है ना। तो क्या है पीस, वही चीज है भाई, मॉड आ गया तो मॉड के पास तो दो ही कंडीशन है ना, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0। यहाँ इक्वल्स टू वाले 0 को हमने अलग लिया है, अलग क्यों लिया है वो बात समझोगे तुम। देखो x ग्रेटर देन 0 के बारे में बात करते हैं तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा, यानी कि यही पॉजिटिव और यही पॉजिटिव, यानी कि दोनों में से जो भी फंक्शन रहेगा पॉजिटिव से ओपन होगा तो x अपॉन x क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 हो जाएगा। कब, जब वो ग्रेटर देन 0 यानी कि जब वो पॉजिटिव है, ठीक है। और x इक्वल्स टू 0 के बारे में बात करते हैं तो यानी कि दोनों चीजें 0 हो गई, बोलो। अब जब दोनों चीजें 0 हैं तो 0 अपॉन 0 क्या होगा, बोलो। 0 अपॉन 0 0 होगा, नहीं हो सकता 0, हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों, देखो अगर मैं बात करूं 2 अपॉन 2 की तो क्या लिखते हैं हम 1, 3 अपॉन 3 लिखें तो क्या लिखते हैं 1, -3 अपॉन -3 लिखें तो क्या लिखेंगे 1, c अपॉन c लिखेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यानी कि इक्वल क्वांटिटी को, अगर दो इक्वल क्वांटिटीज को डिवाइड किया जाएगा तो वैल्यू ऑलवेज क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। लेकिन डिवीजन से पहले क्या है, मल्टीप्लीकेशन आया है ना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यानी कि अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इक्वल्स टू 2 आएगा क्या, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इधर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 इक्वल्स टू 3 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। -3 इक्वल्स टू -3 आएगा, c इक्वल्स टू c आएगा, ठीक है। अब यही चीज़ अप्लाई करते हैं 0.0 के लिए। तो भाई जब हम यहाँ कसम खाई कि भाई 0 इक्वल क्वांटिटी को 0 इक्वल क्वांटिटी दो सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो 0 इज इक्वल्स टू, इधर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। बात तो सही है, यानी कि 0.0 की तो वैल्यू 1 होनी चाहिए फिर, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन दिमाग में एक चीज भी तो आती है ना कि क्या केवल ये, देखो यहाँ पर अगर ये 1 नहीं होता, 1 के अलावा कुछ और होता तो ये चीजें पॉसिबल थी क्या, इस 1 के अलावा अगर यहाँ पर कुछ और होता तो चीजें पॉसिबल थी, नहीं थी। अगर सपोज मान लो मैं 2 लिख देता हूँ तो 2/2, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3/3 अगर यहाँ कुछ और क्वांटिटी लिखी होती, -1 ही लिखा होता तो 3 इक्वल्स टू -3 नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर ये 1 होता, 1 के अलावा कुछ और होता तो भी क्या 0 इक्वल्स टू 0 होता कि नहीं होता, होता ना। यानी कि अगर इस 1 के अलावा यहाँ मैं कुछ भी लिख दूं, 0 भी लिख दूं, तो भी ये 0 इक्वल्स टू 0 होगा। यानी कि यहाँ आने वाली जो वैल्यू है वो डिटरमाइन नहीं है। इसी चीज के लिए हम 0.0 को इनडिटरमाइंड कंडीशन बोलते हैं। इन्फिनिटी, अनडिफाइन और इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट और अनडिफाइन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अनडिफाइन मतलब होता है इन्फिनिटी, जिसको हम कांस्टेंट अपॉन 0 भी बोलते हैं। यानी किसी कांस्टेंट के अंदर अगर हम 0 का डिवाइड कर रहे हैं तो उसको अनडिफाइन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये अनडिफाइन नहीं है, ये इनडिटरमाइंड कंडीशन। और इनडिटरमाइंड कंडीशन के लिए ही हम पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिमिट्स, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब 0.0 को न तो 0 याद रखना है आपको, न ही 1 याद रखना है, ठीक है। क्या होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। फंक्शन का बिहेवियर का मतलब, जैसे सपोज मान लो एक छोटी सी चीज, अगर आपसे कहा जाए कि एक ट्रेन है, एक पोल हमने लिया, पोल ए, ये पोल बी और ये पोल सी, ठीक है। इन दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है 5 मीटर का है, इन दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस भी 5 मीटर का है, ठीक है, या 4 मीटर का या 3 मीटर का, 2 मीटर, कोई अनइक्वल डिफरेंस दोनों के बीच, डिस्टेंस दोनों के बीच हम ले सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए 3D मीटर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये ए जो है, इस ए के ऊपर जाने वाली एक ट्रेन की स्पीड मान लो थोड़ी देर के लिए 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहाँ पर भी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, पोल ए पर और पोल सी पर। तो इन दोनों पोल के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना हुआ, 8 मीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्या किसी ट्रेन का
ट्रेन की स्पीड सिर्फ 8 मीटर के अंदर चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। जब यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई पोल बी के ऊपर स्पीड बताओ, तो क्या होगी? सीधा सा आंसर रहेगा भाई अप्रोक्सीमेटली 60 ही रहने वाली है, कोई चेंज ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और यहाँ जाके 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो इस बी के ऊपर कोई कमेंट किया जा सकता है क्या? तब उस सिचुएशन में इस बी पे एग्जैक्ट कमेंट नहीं कर सकते भी स्पीड कितनी है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं 60 से थोड़ी कम रहेगी, 50 से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ऐसा हम कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम इस पर डिफाइन नहीं कर सकते। यही काम इस 0/0 का होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लिमिट वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो अभी 0/0 की जो वैल्यू है, ना तो आपको 0 याद रखनी है ना 1 याद रखनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो वैल्यू रहने वाली है। तो x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स अपॉन एक्स कितनी हो जाएगी वैल्यू? माइनस एक्स अपॉन एक्स का है या फिर x अपॉन माइनस एक्स का है, तो वैल्यू क्या रहने वाली है? दोनों सिचुएशन के अंदर -1 ही रहने वाली है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा? यहाँ पर 0/0 की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। मैंने वर्ड जो यूज में लिया यहाँ पर, ठीक है ना, कि भाई इस कंडीशन के अंदर वैल्यू 0/0 की, इस फंक्शन के लिए वैल्यू 0/0 की 0 हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ इस फंक्शन के लिए। अब वैल्यूज हमने निकाल ली है, फंक्शन को डिफाइन कर दिया पीस वाइज, तो फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? देखो ग्राफ 3 कैटेगरीज में फंक्शन को 3 पीसेस में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट पीस क्या है? x ग्रेटर देन 0 का। सेकंड पीस है x लेस देन 0 का, और जो थर्ड पार्ट हमने लिखा है x इक्वल टू 0 का, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 यानी कि इस वाले पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो इस वाले पोर्शन में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखो वैल्यू क्या है? अगर मैं बात करूं तो f ऑफ x की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है ना। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आई? कांस्टेंट आई, और कांस्टेंट कितनी है? 1। तो यानी कि x, यानी कि ये फंक्शन बना x ग्रेटर देन 0 के लिए एक कांस्टेंट फंक्शन बना है जो वैल्यू क्या दे रहा है? 1 दे रहा है, ठीक है। तो वैल्यू 1 है, तो 1 पे मार्क कर दिया मैंने। अब 1 पे मार्क किया मैंने, तो x की पॉजिटिव, यानी कि x की पॉजिटिव कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं मैं, वैल्यू क्या आने वाली है? 1 ही आने वाली है। तो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू x एक्सिस। यही कहा था हमने स्टार्टिंग में जब कांस्टेंट ग्राफ बनाया था। और ऐसे ही जब मैं बात करूंगा -1 के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर भी क्या कांस्टेंट फंक्शन बन गया ना, जब नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो नेगेटिव पोर्शन x का कहाँ आएगा? इधर आएगा। तो इस केस में जो वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है हमें, वो क्या है? -1। तो यानी कि इधर ग्राफ बना पैरेलल टू x एक्सिस, इधर भी ग्राफ बना पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन इस पॉइंट 0 के ऊपर क्या हो गया? ग्राफ ब्रेक हो गया। ग्राफ ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि देखो रैशनल फंक्शन के अंदर मैंने कहा था डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 हुआ, भले ही न्यूमरेटर 0 होने की वजह से वो डिफाइन हो गया, लेकिन जहां पर भी डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा वहां पर फंक्शन अनडिफाइन होगा या फिर इनडिटरमिनेट केस प्रोड्यूस करेगा। तो उसी वजह से फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो 0 के ऊपर जो वैल्यू आई वो क्या आई हमारे लिए? 0 आई। इसको मैं डार्क कर देता हूं ताकि ध्यान रहेगा कि ये वैल्यू 0 है, ठीक है। यानी कि 0,0 के ऊपर वैल्यू क्या है? 0 पुट करने वैल्यू क्या आई? 0 आई। और ये जो ओपन ब्रैकेट मैंने बनाया हुआ, यानी कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं 0 पुट कर नहीं रहा हूँ। 0 से ग्रेटर देन वैल्यू के बारे में बात करें, यानी कि मैं 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो वैल्यू क्या मिलने वाली है? मुझे 1 मिलने वाली है। और 0 से मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो वैल्यू क्या मिलने वाली है? मुझे -1। थोड़ा सा मतलब जितना छोटा तुम सोच सकते हो उतनी छोटी वैल्यू, यानी कि 0.0000001 वैल्यू के ऊपर वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। लेकिन एग्जैक्ट 0 के ऊपर वैल्यू 0 रहने वाली है बस। ऐसा नहीं है कि भाई 0.00001 वैल्यू पुट करूंगा तो अप्रोक्सीमेट 0 ही आ जाएगा, या अप्रोक्सीमेट का काम ही नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी आगे बढ़ा यानी कि वैल्यू क्या हो गई? उसकी 1 हो गई। थोड़ा सा पीछे गया इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। अब डोमेन पे आते हैं हम इसके। देखो डोमेन तो हमने यही डिफाइन किया हुआ है इसका, जब पीस वाइज डिफाइन किया तो x ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइन हुआ, x लेस देन 0 के लिए भी डिफाइन हुआ, और x इक्वल टू 0 पे भी डिफाइन हो गया। क्योंकि हो क्या गया? क्योंकि वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ रही है, और वैल्यू 0 आ रही है यानी कि अनडिफाइंड नहीं आ रही है, और अनडिफाइंड नहीं आ रही है यानी कि फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड है दैट मीन्स डोमेन क्या हो गया इसका? R। रेंज देखो क्या है? रेंज क्या है इसकी? या तो 1 है, या फिर -1 है, या फिर 0 है, यानी कि 3 ही वैल्यूज हमारे पास में है, 1, -1, 0। तो रेंज ऑफ फंक्शन -1, 0 एंड 1। यानी कि दुनिया में जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होंगे उन सब की रेंज फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो अपने मॉड्यूलस फंक्शन से डिवाइड हो रहा होगा या डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है।
तो जब डिवाइड कर रहा होगा तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास ऑलवेज आने वाली है। तो रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन इज ऑलवेज -1, 0 एंड 1। अब किसी भी सिग्नम फंक्शन को हम कैसे देखेंगे, देखो सपोज मान लो ये जो लिखा हुआ है, आपको ये लिखा हुआ नहीं दिया जाएगा कि भाई f of x equals to mod of x upon x है या फिर x upon mod of x है। आपको लिखा क्या जाएगा, फंक्शन SGNX, ये आपको समझना है। फिर उसके बाद SGNX लिख दिया, इसका मतलब ये है कि या तो mod of x upon x है या x upon mod of x है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे फंक्शन f of x equals to सिग्नम ऑफ sin x। अब इसका मीनिंग आपको समझना है कि भाई mod of sin x अपॉन sin x है या फिर sin x अपॉन mod of sin x है। लेकिन रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेंज क्या रहेगी, -1, 0 और 1 ही रहेगी, रेंज तो फिक्स ही रहने वाली है इसकी, ठीक है। तो जब भी सिग्नम फंक्शन होगा, सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए SGN ऑफ x, SGN ऑफ sin x, SGN ऑफ log x, इस तरीके से बात की जाएगी, SGN ऑफ e raised to power x, इस तरीके के फंक्शन, इस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, GIF। देखो नेम को समझो इसके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो ग्रेटेस्ट, एक वर्ड यूज में लिया ग्रेटेस्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। और क्या ग्रेटेस्ट होगा, इंटीजर होगा, और फिर किसका, फंक्शन का, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए फंक्शन को कैसा लिखा जाता है, अब फंक्शन इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया जाएगा आपको, तब उसमें मेंशन किया जाएगा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, ये दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी उसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इसको समझना है हमें ये क्या है, ठीक है। देखो सपोज मैंने फंक्शन लिया f of x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, सपोज मैंने इसमें वैल्यू पुट की 1.24, x की वैल्यू मैंने ली 1.24, x की वैल्यू मैंने ली 2.34, x की वैल्यू मैंने ली 7.92 इन वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू 2.4 यहाँ पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 2.4, देखो ये इंटीजर, नेम में इंटीजर आ रहा है, और जब नेम में इंटीजर आ रहा है यानी कि आउटपुट क्या आने वाला है हमारे पास, इंटीजर ही आने वाला है। और आउटपुट जब इंटीजर हमारे पास में आएगा तो वो इंटीजर क्या होगा ये हमें देखना है बस, 1.24, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट यानी कि 1.24 के पास ग्रेटेस्ट क्या इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है इसके पास। आई बात समझ नहीं आई, नहीं आई। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 1.24 अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ नंबर लाइन के ऊपर, ये 0 1 2 3 4, तो 0 से स्टार्ट करेंगे चलना, 0 से जब मैंने स्टार्ट किया चलना तो 1.24 कहाँ आया, 1.24 कुछ समथिंग यहाँ आएगा। तो इस 1.24 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 ही है ना, क्या 0 है, 1 होगा। 2 तो पहुंचा ही नहीं ना, 2 तक नहीं पहुंचा, उसके पहले रह गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ इसका, 1 होगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या देगा ये, 1 देगा। अच्छा अब बताओ नेक्स्ट वाले के लिए, f ऑफ 2.34 क्या वैल्यू देगा, 2.34 वैल्यू देगा, 2 तक ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.92 क्या वैल्यू देगा, 7 देगा। समझ रही बात। अब 7.92 है, तुम कहोगे 0.08 का तो फर्क है, इसको 8 क्यों नहीं लिखा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हम बात वो करते हैं कि कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ तक वो, किस ग्रेटेस्ट इंटीजर तक वो पहुंचा है, ठीक है। तो 7.92 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर तक पहुंचा है वो इंटीजर है 7, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात है, ठीक है। इसको एग्जांपल, इन एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो अब इसके बिहेवियर और इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो भाई किसी भी, यानी कि अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो यानी कि 1.24 पे कितना दिया, 1 दिया, 1.25 पे कितना देगा, 1 देगा, 1.35 पे कितना देगा, 1 देगा। यानी कि 1 से लेकर 2 के पहले तक 1 पे तो 1 देने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे आके 1 ही हो जाएगा, और 2 पर जाए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 पे जाए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि 1.01 से लेकर 1.99999 तक कितना वैल्यू देगा, वो 1 ही देगा। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर तक वो पहुंचा है, वो कौन सा इंटीजर है, 1 है। ठीक है, तो देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ देखो नेम कर लेते हैं यहां पे पहले हम 1 2 3 4, यहां लिया हमने -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम 0 से। ठीक है, तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो ग्रेटेड इंटीजर ऑफ 0, यानी किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट कितना होगा, वही होगा। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी हमारे लिए। फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.99999 तक कहाँ पहुंचा, 0 पे ही पहुंचेगा ना। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा, वो 1 तक, वो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर 1 से लेकर 2 तक बात करते हैं हम। 1 के ऊपर कितना रह जाएगा, 1 के ऊपर तो 1 ही होने वाला है, मार्क कर दूं यहाँ पे। 1 के ऊपर वैल्यू क्या आई, 1 आई। ठीक है, अब 1 से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 1 से आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 1.1 1.2 1.3 1.4 कहाँ तक जाएगा, 2 से पहले अगर बात करता हूँ 1.999 तक जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज के लिए जो आउटपुट आएगा वो हमारा, वो आउटपुट क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। समझी बात, यानी कि 1 से लेकर 2 के इनपुट के बीच में सारी वैल्यूज क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। ऐसे ही जब मैं 2 पर जाऊंगा तो 2 पर वैल्यू क्या आने वाली है, 2 ही आने वाली है। 2 पे 2 वैल्यू आई, और 2 से लेकर 3 तक कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जहां पर डार्क किया है वो पॉइंट इंक्लूड करा, उस पूरे इंटरवल के लिए वैल्यू क्या रहने वाली है, उतनी रहने वाली है। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखो इधर नेगेटिव साइड में बात करते हैं हम, तो देखो इंक्रीजिंग साइड में जाते हैं ना, तो देखो -1 से लेकर 0 तक, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया है, -1 ही आया ना यहाँ पे। ठीक है, -1, यानी कि -1 के ऊपर वैल्यू क्या आई, -1 आई, और -1 से लेकर 0 तक जब मैं बढ़ूंगा तो वैल्यू क्या रहने वाली है, -1 ही रहने वाली है। ठीक है, फिर पीछे की तरफ आते हैं, और देखो 2 पे कितने आएगा, -2 पे कितना आएगा, -2 आएगा, और -2 से लेकर -1 तक कितना रहने वाला है, -2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन रहा है, दिखाई दिया होगा आपको। और इस ग्राफ की स्पेशलिटी क्या दिखाई दे रही है, ये जो कर्व बना है हमारा, वो कर्व क्या है, स्टेप ग्राफ बन रहा है, एक तरीके से सीडी टाइप बन रहा है, सीडी टाइप बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन, भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेप टाइप फंक्शन बनता है, स्टेप ग्राफ बन रहा है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके डोमेन के बारे में बात करता हूं, तो x बिलोंग्स टू, यानी कि डोमेन, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। x बिलोंग्स टू r क्यों हुआ, क्योंकि हर पॉइंट के लिए हम डिफाइन फंक्शन को कर सकते हैं, कहीं फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो रहा है। और रेंज के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो रेंज क्या है इसकी, रेंज बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं वही केवल आउटपुट इसका आने वाला है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ ब्रॉड वे में लिखूं तो क्या लिखूंगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसा जाएगा सेट फॉर्म में। अगर हम इसको लिखें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव साइड के किसी इंटीजर से स्टार्ट हुआ है, और कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव साइड के इन्फिनिटी इंटीजर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन लिखा मैंने, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, ध्यान समझना इस चीज़ को, क्योंकि डोमेन फाइंड करने में काम आने वाला है। देखो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम उस इंटीजर तक जा रहा है। ठीक है, जो इंटीजर मैंने पुट किया है, और उसकी जो वैल्यू रहने वाली है, वो वैल्यू क्या रहने वाली है, देखो x -1
से लेकर कहाँ तक जाएगा x तक। सपोज मैंने यहाँ पुट किया 2.4, तो 2.4 पुट करने पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2.4 माइनस 1 कितना है 1.4, इससे तो बड़ा ही है, ठीक है। और 2.4 से कैसा रहेगा ये छोटा रहने वाला है, यानी कि यहाँ वैल्यू 2.4 वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ इंटीजर पुट कर देता हूँ तो इंटीजर पुट करने पे कितना है, सपोज मैंने 3 पुट किया, 3 पुट करने पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से तो ग्रेटर ही हुआ, और यहाँ 3 पुट करते तो क्या हो गया इक्वल्स वाली कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो यानी ग्रेटर इंटीजर की जो वैल्यू है वो x माइनस 1 से लेकर कहाँ तक रहती है x के बीच में रहती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि अगर ग्रेटर इंटीजर के अंदर हम किसी इंटीजर को ऐड करते हैं x प्लस आई, ये वेरिएबल पार्ट हुआ और इंटीजर यानी कि आई इंटीजर पार्ट हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ग्रेटर इंटीजर को अलग कर सकते हैं और इंटीजर को अलग कर सकते हैं। क्यों, देखो x प्लस 3 ग्रेटर इंटीजर, ठीक है, मुझे इसको लिखना है। तो इसके अंदर अगर मैंने 2.5 यानी कि x की वैल्यू 2.5 ली, x की वैल्यू 2.5 लेने पर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 2.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 3 ग्रेटर इंटीजर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5.5, और इस 5.5 की जो ग्रेटर इंटीजर वैल्यू आएगी क्या आएगी 5 आएगी, समझी बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो x का ग्रेटर इंटीजर कितना हो जाएगा, यानी कि 2.5 का ग्रेटर इंटीजर कितना हुआ 2, और 3 का ग्रेटर इंटीजर कितना हुआ 3 होगा, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर वैल्यू कितनी आ रही है 5 ही आ रही है, ठीक है। तो यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है, हम इसे काम में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई क्वांटिटी है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो यूजफुल नहीं होगा, यानी कि अगर मैं चाहूँ, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि भाई जब हमने ऐसा लिख दिया तो k इंटू एक्स, इसमें से k को बाहर निकाल लो और x को ऐसा लिख दो, जो कि इक्वल नहीं हो सकता। क्योंकि एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं, सपोज मैंने लिखा 2x, तो 2x इक्वल्स टू 2 ग्रेटर इंटीजर ऑफ x होगा क्या, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं हम। देखो x की वैल्यू सपोज मैंने एक बहुत छोटी वैल्यू ली 1.2, x की वैल्यू 1.2 ली, तो 1.2 में यहाँ पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1.2 ग्रेटर इंटीजर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2.2 हो जाएगा, ठीक है। 2.2 हुआ तो 2.2 का ग्रेटर इंटीजर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर ये 1.2 ग्रेटर इंटीजर, इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आने वाली है 2 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी कि 2, समझ। तो यहाँ इक्वल दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेता है इसकी x इक्वल्स टू -2, अगर मैं लेता -1.2 लेता, x इक्वल्स टू -1.2 अगर मैं लूंगा तो 2 इंटू -1.2 पुट करने पर कितना हो जाएगा -2.4, -2.4 का ग्रेटर इंटीजर -2.4 कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा, तो -2.4 पे वैल्यू कितनी जाएगी -3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस कंडीशन यानी कि जो हमने लिखा था 2x करके, तो 2 इंटू -1.2 करता हूँ, ठीक है, तो 2 इंटू -1.2 तो -1.2 पे वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी, तो -2, तो -2 पे वैल्यू कितनी जाएगी इसकी -4 हो जाएगी, तो -3 और -4 इक्वल आया क्या, इक्वल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी, यानी कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, समझाई बात ये। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो गया। नेक्स्ट लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो इसी फंक्शन से बाहर निकलेगा, ठीक है। कैसे बाहर निकलेगा, देखो अभी जब हम बात कर रहे थे मैंने 1.2 के बारे में बात की, 1.2 का ग्रेटर इंटीजर कितना हुआ 1 हुआ, तो जो 0.2 जो बचा वो क्या हुआ, इसका मतलब वो 0.2 ही फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। यानी कि किसी भी फंक्शन में किसी भी फंक्शन की वैल्यू को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट होगा उसको हम ग्रेडियंट फंक्शन के यूज में काम में लेंगे, फंक्शन में यूज में लेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में काम आएगा। तो नेक्स्ट लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी कि FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि
कर्ली ब्रैकेट से इसको डिनोट किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि कर्ली ब्रैकेट को मेंशन किया जाएगा भाई फ्रैक्शन पार्ट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज तरीके से और लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो किसी भी वैल्यू में से अगर उसका इंटीग्रल पार्ट हटा देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। जैसे सपोज मैं कहता हूँ 1.2, ठीक है, एक वैल्यू मैंने ली, x की वैल्यू 1.2 ली मैंने, तो 1.2, इस 1.2 का अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 1.2 माइनस ग्रेट इंटीजर ऑफ 1.2, तो 1.2 माइनस 1 वैल्यू कितनी जाएगी 0.2, जो 0.2 आया वही 0.2 क्या हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। इसी चीज को हम डिनोट करते हैं किससे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से हम इसको डिनोट करें तो फ्रैक्शन पार्ट अब नेम से समझ में आ रहा होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहने वाली है 0 से लेकर 1 तक रहने वाली है। अब 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, भाई 0 इंक्लूड होगा क्योंकि x की वैल्यू इंटीजर भी तो हो सकती है ना, और जब भी x की वैल्यू इंटीजर होगी तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, इसको 0 कर देगा। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेट इंटीजर ऑफ x, सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो सॉरी ग्राफ बनाते हैं इसका हम, देखो 0.1 2 3 4 -1 -2 -3, 0.0 पे स्टार्ट होगा ग्राफ, 0.0 से गया 0 से कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा, और 1 पे पहुँचते ही ब्रेक होकर कहाँ जाएगा वापस से 1 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करके कहाँ जाएगा 2 तक, तो 1 के ऊपर क्या आ गया ओपन आ गया, 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा ओपन आ जाएगा, फिर 2 से स्टार्ट करेगा कहाँ तक जाएगा 3 तक, 3 पे जाके वापस से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूज आती जाएगी हमारे पास, यानी कि ये जो पॉइंट है यानी कहाँ तक पहुँचना चाह रहा है, ये 1 तक पहुँचना चाह रहा है लेकिन पहुँच नहीं पाया, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे नेगेटिव साइड पे अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव साइड में जाएंगे तो -1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 1 तक गया, वापस जाके क्या हो गया ओपन हो गया, इधर जाके यहाँ पर ओपन है, ठीक है। फिर -2 से स्टार्ट करेगा, -2 से जाके कहाँ तक जाएगा -1 तक, -1 पे जाके वापस से ब्रेक हो गया। इस तरीके से ये पीस वाइज ग्राफ बन रहा है। जितने भी देखो याद करो, जितने जहाँ हमने पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया है सबके ग्राफ पीस वाइज आए, चाहे मॉडुलस आया हो, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पीसेस में ग्राफ बना था, ठीक है। सेकंड जो ग्राफ बनाया था हमने सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन के लिए 2 कांस्टेंट पैरेलल लाइंस बनी थी, वही पीस में था। थर्ड ग्रेट इंटीजर बनाया, ग्रेट इंटीजर के अंदर पीस वाइज फंक्शन यानी कि स्टेप फंक्शन आया था। और फोर्थ जो कंडीशन है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की, उसमें फंक्शन कैसा आया पीस वाइज फंक्शन आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसे हम पीस वाइज कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर जब डोमेन की बात करते हैं यानी कि x बिलोंग्स टू में कुछ भी पुट करता हूँ यानी कि R, डोमेन इज R, एंड रेंज के बारे में जब हम बात करते हैं तो रेंज क्या दिखाया जा रहा है हमको, 0 से 1 के बीच में इसकी रेंज नाच रही है। 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, कि 1 पे पहुंचना चाह रहा है लेकिन 1 पे पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी 0 to 1, ठीक है। और फ्रैक्शन पार्ट का मीनिंग समझाई दिया कि x माइनस ग्रेट इंटीजर ऑफ x होता है। अब यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो ऑलवेज कैसा रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला जो टाइप है लीस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, वो उसका क्या है ग्रेट इंटीजर फंक्शन का जस्ट अपोजिट है, उसमें लीस्ट वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ग्राफ जस्ट रिवर्स हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गए पीस वाइज फंक्शंस की बात। नेक्स्ट जो हम बात करें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसके डोमेन और रेंज को मैं डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि उससे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और लॉगरिथमिक और एक्सपेंशियल फंक्शन को जब उनके डोमेन और रेंज के बारे में बात कर रहे होंगे तभी हम उनके कर्वेचर और उनके ग्राफ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन पार्ट और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे।